The very first concept we have studied about current, then quantization. Quantization of charge क्या है? What is quantization? हाथ ऊपर करो फटाफट. Quantization formula. हाँ, हाथ ऊपर करके मुझे आंसर. हाँ. Q is equal to NE. What is N? Yes. What is Q? Total charge. What is E? Charge on each electron. What is charge on each electron? Charge on each electron कितना है? 1 into 10 raised to minus 19 coulomb. Then we have learned about what is Coulomb's law. Coulomb's law formula. That is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. Yes. Q1 Q2 upon R square. Very good. Q1 Q2 upon R square. This is Coulomb's law. बराबर है. What is the value of 1 upon 4 pi epsilon 0? Next. You were not there. Stand up and tell me. 9 Newton meter square Per coulomb square, not minus, plus. मैं माइनस लिखा है. 9 into 10 raised to 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर. फिर हम लोगों ने इसका पूरा डायमेंशंस वगैरह पूरा किया था. बराबर है. अच्छा, फिर थर्ड फॉर्मूला वी हैव लर्नड अबाउट. नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो है इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड? यस. क्यों एब्सेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड. स्टैंड अप. क्या रीजंस है? अरे बाप रे, बहुत भारी रीजंस है. वेरी गुड. E is equal to electric field intensity 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R square. फोर्स में 2 चार्ज है, इसमें एक ही चार्ज है. बराबर है. दूसरा एक और फॉर्मूला था E का, मालूम है? बैठो. E का दूसरा फॉर्मूला मालूम है, जो डेफिनेशन से आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा एक और फॉर्मूला है. व्हाट इज इंटेंसिटी? डेफिनेशन क्या था? जीरो. F अपॉन क्यू जीरो. F अपॉन क्यू जीरो. क्यू जीरो को क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज. क्यू जीरो इज व्हाट? टेस्ट चार्ज. बराबर है. देन उसके बाद में पढ़ा था डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K is equal to epsilon upon epsilon. K is equal to epsilon upon epsilon naught. That is a dielectric constant. कोई मीडियम है तो ये कांस्टेंट वैल्यू होगा. एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी इन मीडियम. परमिटिविटी इन. एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट. परमिटिविटी इन फ्री स्पेस. परमिटिविटी इन फ्री स्पेस. इससे मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा सबका मीनिंग बताया था. बराबर है. न्यू टर्म्स मैंने बोला था, तुम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट हमने क्या लर्न किया था? डाइलेक्ट्रिक. हाँ, इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. ये दो नया कंसेप्ट पढ़ा था. क्या था? एनीबॉडी? इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब टू. इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या था? तुम रिवाइज नहीं करे तो कोई फायदा तो है नहीं. डायपोल मालूम है क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल. स्टैंड अप. व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मीनिंग?
12। तो किस टाइप का चार्ज होना चाहिए? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l। बराबर है? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। क्योंकि ये सब कुछ नहीं मालूम होगा, आगे का डेरिवेशन कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। वही बता रही हूँ ना, ऐसे तुम लोग आकर के बैठोगे, कुछ आता नहीं है, कैसे चलेगा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू, हाँ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P एनी वन चार्ज Q इंटू 2l। Q इंटू 12 को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक लेंथ। फिर इसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट क्या पढ़ा था हमने? डायपोल मोमेंट के बाद हमने डेरिवेशन किया था टॉर्क। टॉर्क का डेरिवेशन किया था, बराबर है ना? टॉर्क, या तो इसका नाम रखा था कपल। कपल एक्टिंग ऑन अ डायपोल। क्या मिला था फॉर्मूला? टॉर्क P E साइन थीटा। क्या मिला था हमको? P E साइन थीटा। इसमें P क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, बराबर है? E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये नाम मैंने बोला था, ये ध्यान में रखना है, पूरे चैप्टर में यही पढ़ने वाले हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, बराबर है? फिर डायपोल टॉर्क पढ़ने के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट क्या लर्न किया था हमने? इंटेंसिटी अलोंग एक्सिस। क्या किया था हमने? इंटेंसिटी अलोंग एक्सिस। इतना पूरा कंसेप्ट हमने पढ़ा था, बराबर है ना? तो इंटेंसिटी अलोंग एक्सिस ऑफ डायपोल। बुक बंद कर, पहले इधर देखो, जब बुक चेक करना होता है तभी नहीं करते हो। सो डायपोल का एक्सिस, डायपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l। तो ये इसका एक्सिस है, ये एक्सिस है, और एक पॉइंट P है। P के ऊपर हमको क्या निकालना है? इंटेंसिटी। क्या निकालना है? इंटेंसिटी। तो इसका इंटेंसिटी कितना मिला था? हाँ, ये एक्सिस क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन। अच्छा, अभी ये सेंटर से ये तक का डिस्टेंस हमने लिया था d, तो 2p अपॉन डी क्यूब। 2p अपॉन डी क्यूब ये मिला था अलोंग एक्सिस। तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था, एक्सिस वाला डेरिवेशन किया था। अभी हम लोग करेंगे इक्वेटर वाला डेरिवेशन। क्वेश्चन लिखो, डिराइव एन एक्सप्रेशन for electric field at a point on equator of electric dipole। 3 मार्क्स के लिए। किसी के कॉलेज में हो गया ये चैप्टर? स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट हुआ है। कहाँ तक पहुंचा? स्टार्ट होके गॉस लॉ किया, ये सब कुछ नहीं करवाया, ठीक है? अच्छा, ये अभी क्वेश्चन है, अभी ध्यान से देखो, सबका भी स्टेप बाय स्टेप जरा डायग्राम याद करने का कोशिश करना है, ठीक है? अब इसमें क्या पूछा है? डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ई निकालना है। क्या निकालना है? ई। कहाँ पे निकालना है? इक्वेटर। इक्वेटर मतलब होता है परपेंडिकुलर। इक्वेटर मतलब क्या होता है? किसका परपेंडिकुलर?
तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डायपोल बनाएंगे, ठीक है। हाँ, तो अभी डायपोल बनाते हैं। चलो ये रहा माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, बराबर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इसको ए पॉइंट पे रखा, इसको बी पॉइंट पे, इसका सेंटर है ओ पॉइंट पे, ठीक है। ये दोनों, इसके बीच में डिस्टेंस हो गया एल और ये भी हो गया एल। अब ये पार्ट क्लियर हुआ सबको, इसको डायपोल बोल देंगे, बराबर है ना। अच्छा, इक्वेटर किधर आया बोलो, ये रहा इक्वेटर, परपेंडिकुलर टू डायपोल इज द इक्वेटर, क्लियर हुआ। सो एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटर, तो इक्वेटर पे कोई पॉइंट है P, जहां पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर है। अच्छा, इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका डायरेक्शन ऐसे आएगा, एक्चुअली डायरेक्शन ऐसे आता है, समझ में आया, परपेंडिकुलर। लेकिन ऐसा नहीं ड्रॉ कर सकते ना, इसके लिए ऐसे ड्रॉ करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अभी ये इक्वेटर का डायरेक्शन है, मुझे इसका वैल्यू निकालना है, क्लियर हुआ। अच्छा, ये डिस्टेंस को ले लेंगे डी, ये किसके बीच में डिस्टेंस है, डायपोल का सेंटर और P के बीच में डिस्टेंस है D। P कौन है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इंटेंसिटी निकालना है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी मुझे बताओ, ये पॉइंट P है, दो चार्ज है ना अपने पास, दोनों की वजह से इंटेंसिटी होगा, दोनों की वजह से क्या होगा, इंटेंसिटी। तो अभी चलो इसको ज्वाइन कर देती हूं मैं, इसकी वजह से ये प्लस क्यू की वजह से इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा E1, समझा, प्लस क्यू की वजह से इंटेंसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो E1 क्या है, व्हाट इज E1, नाम बोलो इसका, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू व्हाट, प्लस क्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चार्ज है तो फील्ड तो होगा कि नहीं होगा, तो ड्यू टू प्लस क्यू E1 फील्ड है, बराबर। अच्छा, अभी फॉर्मूला बोलो क्या होता है इसका, E1 का फॉर्मूला याद है, मैंने दो फॉर्मूला बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 चार्ज मैंने बोला था, तो क्या आएगा Q, है ना, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस, R नहीं, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, PB। समझा कि नहीं? अभी हमको मालूम नहीं है क्या है वो, तो मैंने लिख दिया PB²। हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? ठीक है। देख, ये इक्वेटर है ना, इसका डायरेक्शन तो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो डायरेक्शन ऐसा होता है, बराबर। ऐसा नहीं ड्रॉ कर सकते ना हम, इसलिए बोर्ड पे ऐसा ड्रॉ करते हैं। समझ में आया? पैरेलल ये वाला पार्ट, डायपोल भी ऐसा वाला पार्ट है, पैरेलल टू दैट। समझ में आया? ये इक्वेटर का डायरेक्शन हो गया, क्योंकि अपना प्लेन है ना, वो उसमें देखेंगे तो इस तरह से आता है, ठीक है। ओके, इतना पार्ट क्लियर हुआ। चलो अभी हम निकालेंगे E2। E2 क्या होगा बोलो मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस, डायपोल में दो होता है ना चार्ज, तो क्या लिखेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। आई बात समझ में? अच्छा, अभी चलो ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ठीक है, अभी कैसे बनाएंगे बताओ, ये वाला ज्वाइन कर दूं मैं, बराबर है। अच्छा, E2 का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे, क्योंकि E1 प्लस है ना, फॉरवर्ड, E2 विल बी डाउनवर्ड, क्यों, क्योंकि माइनस है। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा वेक्टर है ना, हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? अच्छा ठीक है, इसका फॉर्मूला बोलो क्या आएगा, E2 1/4 पाई माइनस क्यू, है ना, PA², बराबर, क्लियर हुआ? ठीक है, अभी मुझे बताओ PA और PB क्या होगा, इक्वल ना, यस और नो? PA इज इक्वल टू व्हाट, PB, मालूम है ना क्यों होगा इक्वल, सेम डिस्टेंस पे तो है, बराबर है। तो देयरफॉर अब ये दोनों को ध्यान से देखो, E1 और E2 को,
खाली पी ए पी बी तो डिफरेंट था ना, अभी वो सेम है। और ये माइनस साइन क्या दिखाता है? डायरेक्शन। तो अगर ये दोनों भी सेम है तो आई कैन से E1 इज इक्वल टू E2। आई बात समझ में? इतना हमको नॉलेज मिल गया, बराबर है ना? ठीक है, तो दोनों इंटेंसिटीज इक्वल होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। मतलब डायरेक्शन हाँ, माइनस क्यू है ना, इसके लिए इस तरफ डायरेक्शन आया। मैग्नीट्यूड इक्वल, समझा? ठीक है, अभी मुझे भी बताओ, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया? तो ये एंगल भी सेम होगा ना? एंगल सेम, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा वाई करस्पॉन्डिंग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या हो गया? ये करस्पॉन्डिंग एंगल। E1 ऐसा जा रहा है, इसका एक कंपोनेंट ऐसा भी आएगा। कैसा कैसे कंपोनेंट होगा देखो, एक ऊपर जाएगा और एक ऐसा आएगा, बराबर है कि नहीं? हाँ, तो ये वाला कंपोनेंट बोलो क्या आएगा? हाँ, वेरी गुड, क्या आएगा? वेरी नाइस, समझ में आया अभी ये वाला पार्ट? तो एक मतलब सोचो, E1 cos थीटा देखो कौन सी डायरेक्शन में? इक्वेटर। तो हम लोग को इक्वेटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, अभी दूसरा वाला लेते हैं। अभी इधर ध्यान दो, देखो ये थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा, बराबर है। अभी E2 को रिजॉल्व करूंगी मैं। E2 को कैसे रिजॉल्व करेंगे देखो, चल दूसरा आंसर करो। हाँ, अभी E2 को रिजॉल्व करते हैं, ये वाला पार्ट है ना E2, बराबर है कि नहीं? इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? एक तो ऐसा आएगा और एक ऐसा जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा बोलो? E2 cos थीटा। मुझे बाकी का जरूरत नहीं है, समझ में आया? तो मैं नहीं भी बनाऊंगी ना तो भी चलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि हम लोग इसको यूज ही नहीं करने वाले हैं, बराबर है? तो मेरे पास दो इंटेंसिटीज आया अलोंग इक्वेटर, तो अभी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? भी ध्यान से देखो, यहाँ पे E इक्वेटर इक्वल टू क्या हो गया? दो चीजें ना, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, समझ में आ रहा है? टोटल इतना इंटेंसिटीज रहेगा वो डायरेक्शन में ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है। बट E1 और E2 सेम है, आई कैन से 2 टाइम्स E1 cos थीटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो E इक्वेटर मिला मुझे, अभी आ जाएगा आंसर 2। E1 बोलो क्या होता है? E1 का फॉर्मूला है ना 1 अपॉन Q अपॉन PB स्क्वायर, बराबर इनटू क्या है अपने पास? cos थीटा किसी से भी निकालो, ये है ना, ये ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल। cos क्या होता है बोलो? cos थीटा क्या होगा बताओ? एडजेसेंट अपॉन हाइपो। एडजेसेंट बोलो क्या है? थीटा का एडजेसेंट ये वाला है ना, बराबर है ना? हाँ, तो ये ओ बी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपॉन हाइपो, हाइपो क्या है? पी बी। ओ बी कितना है? एल अपॉन पी बी। देखो cos थीटा का वैल्यू कितना मिला? एल अपॉन पी बी, तो यहाँ पे लिख दूं मैं एल अपॉन पी बी। आई बात समझ में? अभी मुझे बताओ 2QL क्या होता है? डायपोल मोमेंट क्या होता है? याद है मैं इसके पहले फॉर्मूला बताया था? हाँ, तो अभी अपने पास आंसर क्या हो गया? 2Q इंटू 2L डायपोल मोमेंट था, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 P। 2QL की जगह पे क्या लिखा? P अपॉन PB क्यूब। समझ में आ रहा है? आंसर आ गया अभी ऑलमोस्ट, खाली अभी PB का वैल्यू निकालना है बस। PB का वैल्यू कैसे निकालेंगे? PB का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, OPB क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस, बराबर है? बोलो क्या है पाइथागोरस थ्योरम से? PB स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू बोलो ना, L और D है ना? हाँ, तो D स्क्वायर प्लस, मुझे क्या चाहिए? क्यूब चाहिए ना, ये स्क्वायर है, तो पहला PB लिखाने के
पी बी क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू हाफ। अभी क्यूब निकाल सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू क्यूब ना 3/2, 3 टाइम्स ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना आपको, तो कितना आएगा 3/2। तुम लोग को ये वाला कंसेप्ट समझा गया। पीबी स्क्वायर है तो तुम लोग को मालूम है ना, पीबी लिखा तो क्या होगा रेज टू हाफ, स्क्वायर रूट लिखते हैं ना, स्क्वायर रूट की जगह पे क्या आएगा पावर हाफ। अभी क्यूब बनाना है तो क्या लिखेंगे, समझ में आया, तो अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको, ठीक है। तो क्या आ जाएगा फिर, ई इक्वेटर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2। ये हो गया इक्वेटर का फॉर्मूला, समझ में आ रहा है क्या, ये हो गया इक्वेटर का फॉर्मूला। फिर हमने कंडीशन क्या डाला था, एल क्या है, वेरी मच लेस देन डी है, बराबर है, तो एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, बहुत छोटा है ना वैल्यू। सो ई इक्वेटर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया तो क्या बचा, डी क्यू डी स्क्वायर पावर 3/2 2 तो फाइनली क्या मिला आंसर, हाँ, तो ई इक्वेटर इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 पी अपॉन डी क्यूब। अब हम लोग इसको ये एक्सेस E1 प्लस E2 से नहीं कर सकते। ई एक्सिस, तो एक्सिस, ये एक्सिस थोड़ी है क्या, इक्वेटर है ना, एक्सिस इजी होता है, एक साइड में चला गया, ये इक्वेटर है, अलग अलग एंगल से काम कर रहा है। ये एक्सिस का वैल्यू कितना मिला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 पी अपॉन डी क्यूब, फर्क मालूम पड़ा दोनों में, इक्वेटर पे है तो P और एक्सिस में 2P आता है, ठीक है। हाँ, तो एक्सिस और इक्वेटर का एक ही डेरिवेशन नहीं हो सकता है, एक्सिस सीधा है, सीधा में एक ही डायरेक्शन में दोनों भी काम कर रहा है, यहाँ पे दो अलग अलग एंगल पे काम कर रहा है, समझ में आया, तो इक्वेटर का डिफरेंट होगा। ये पार्ट समझ में आया सबको, हाँ, तो पहले डायग्राम बनाओ फटाफट जल्दी, एक एक स्टेप्स बनाते जाना। डायग्राम कैसा बनाओगे, पहले डायपोल बनाओगे, बराबर है ना, डायपोल बनाया सबने इतना पार्ट, क्या क्या लिखा बोलो, प्लस क्यू लिखा, और सेंटर भी लिखोगे ओ, ये पॉइंट हो गया ए एंड बी, दोनों के बीच में डिस्टेंस एल एंड एल, इतना बना लिया। सब लोग बराबर से स्टेप बाय स्टेप बनाते जाओ। फिर इक्वेटर बनाओ, फिर इक्वेटर पे पॉइंट पी लोगे, और पॉइंट पी और डिस्टेंस कितना डी, तुम्हारी बुक में आर दिया तो आर भी लिख सकते हैं, बराबर है। फिर आगे क्या करेंगे बोलो अभी, नहीं नहीं, पहले इक्वेटर का डायरेक्शन पहले आप कंफर्म करो, इक्वेटर का डायरेक्शन कौन सा होगा बोलो, पैरेलल टू डायपोल, पैरेलल टू, जब डायग्राम बनाओगे तो बराबर बनाने का, ठीक है। फिर क्या था डायग्राम, और क्या करेंगे अभी, ये तो डायपोल का डायरेक्शन मालूम पड़ गया हमको, अभी वो डायरेक्शन में कितना सारा इंटेंसिटीज आ रहा है वो निकालना बाकी है। दो चार्ज है अपने पास, प्लस क्यू का लो माइनस क्यू का लो, प्लस क्यू का कैसे बनेगा मुझे बताओ, ये सीधा ऐसा जाएगा, बराबर है ना, हाँ, तो ये वाला पार्ट इस तरह से जाएगा, क्लियर हुआ। इसको लिखेंगे हम E1, समझा ना, अंडरस्टैंड करके करोगे तो जल्दी समझेगा। फिर दूसरा वाला क्या लिखेंगे, ड्यू टू माइनस क्यू, डायरेक्शन चेंज होना चाहिए ना, हाँ, तो दूसरा वाला जो है ये ऐसे आएगा, क्लियर हो गया इतना डायग्राम, एरो के साथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ में करो। अभी क्या करेंगे बोलो, पहला नहीं, पहला एक एक अभी लिखा ना इतना, अभी क्या आगे क्या रिजॉल्व, बिना एंगल के रिजॉल्व करोगे, हाँ हाँ, तो पहले E1 और E2 का मीनिंग लिखो,
डायग्राम अभी इनकम्प्लीट है, बराबर है, इसको छोड़ दो। अभी नीचे एक एक स्टेप करते जाओ, फिर बाद में ऐड करने का। तुम लोग जो कनेक्टिविटी होगा तभी तो समझेगा ना आगे। क्या लिखोगे? E1 क्या है? हाँ, E1 का मीनिंग लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। फॉर्मूला लिख लो अभी इसका। फॉर्मूला क्या है? E1, हाँ क्या है? हाँ याद कर लो इसको, 1/4πε0 Q अपॉन, मैं वही बोल रही हूँ, डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? पी बी, कुछ भी नहीं लिखना है, आर आर करके नहीं डालने का, डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। इतना मिल गया। अभी दूसरा क्या लिखेंगे फिर? E2 के बारे में लिखो। E2 का मीनिंग क्या लिखो पहले? अभी समझ में आ रहा है? लिख पा रहे हो कि नहीं? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। फॉर्मूला लिखो अभी E2 का। E2 का फॉर्मूला 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन पी ए स्क्वायर, बराबर। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? हाँ, क्यू सिन पी ए पी बी E1 इज इक्वल टू E2। इतना अपने को मिल गया, बराबर है। दोनों इंटेंसिटीज इक्वल होगा। अब इसके बाद का क्या स्टेप होगा? साइड्स इक्वल है तो एंगल भी सेम, तो पहले एंगल बनाओ इधर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी क्या करेंगे बोलो? थीटा इधर है तो इधर भी थीटा होगा। कहाँ पे होगा मालूम है? ये वाला एंगल थीटा होगा ना। अभी क्या करेंगे? E1 को रिजॉल्व। E1 को रिजॉल्व कैसे करेंगे मालूम है? हाँ, तो चाहिए तो डॉटेड लाइन तुम लोग बना सकते हो रिजॉल्व। एक तो ऐसा वाला आएगा, बराबर, और एक इसी डायरेक्शन में आएगा, करेक्ट, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये वाला डायरेक्शन क्या आएगा अपना? E1, हाँ। अभी E2 को रिजॉल्व करेंगे, उसके लिए पहले एंगल लिखो। एंगल किधर आएगा बोलो? ये थीटा है तो ये थीटा, बराबर है। इसको रिजॉल्व करना है ना। इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? डॉटेड लाइन से बना दिया, एक ये हो जाएगा और एक इधर भी आ जाएगा, बराबर है कि नहीं? तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा बोलो? E2 cos थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अपना पूरा अभी डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो अभी डायग्राम देख के मालूम पड़ रहा है ना, इक्वेटर के अलॉन्ग दो इंटेंसिटीज है, लिखो अभी। तो अभी इसके बाद का तो अपने आप सॉल्व हो गया कि इक्वेटर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। सबको समझ में आ रहा है स्टेप? हाँ, क्या लिखा? E इक्वेटर 2 टाइम्स E1 cos थीटा लिखा। इतना आगे का लिखते जाओ, स्टेप मालूम पड़ रहा है कि नहीं? अब इसके बाद का क्या लिखोगे बोलो? इक्वेटर 2 इंटू E1 का फॉर्मूला सब लोगों ने लिखा है नोटबुक में, पहला देख लो। हाँ, आगे, हाँ, Q अपॉन पी बी स्क्वायर। अभी cos थीटा का लिखना बाकी है। cos थीटा क्या आएगा बोलो? L अपॉन पी बी, मिलेगा ना? L अपॉन पी बी, पी बी मिलेगा, स्क्वायर नहीं। इसके लिए रीजन लिख लो, चाहिए तो ब्रैकेट में। क्या रीजन है? ट्राइंगल ओ पी बी, है ना। ट्राइंगल ओ पी बी में देखो cos थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो L अपॉन पी बी। समझ में आ रहा है? फिर अब इसके बाद का बोलो क्या करेंगे? 2QL P होता है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सो 1/4πε0 P अपॉन पी बी क्यूब। अभी पी बी निकालना है तो ट्राइंगल वापस से लेंगे।
लिखो ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ पी बी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ फटाफट। सो पी बी स्क्वायर कितना मिला, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मिला। तो पी बी क्या लिखा फिर, हाँ डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू, फिर पी बी क्यूब क्या हो जाएगा, हाँ 3/2 हो जाएगा ना। ऐसे 5 टाइम्स रखिएगा तो 5/2 होगा, 5 से मल्टीप्लाई होता है ना, इंडेक्स इंडेक्स मल्टीप्लाई होता है, बराबर है कि नहीं। क्लियर हो गया। अभी फाइनल आंसर लिख लो इधर, हो गया फाइनली मिला क्या, क्या लिखा बोलो, एप्सिलॉन 0 p अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू, इसको अच्छे से बॉक्स में डाल दो, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अभी कंडीशन लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा इसका, क्या कंडीशन लिखेंगे, सिंस L is very much less than D, L square can be neglected. Therefore, फाइनल आंसर बोलो क्या आएगा, 1/4πε0 p अपॉन डी क्यूब, बाकी सबके आंसर बराबर है। बड़ा डेरिवेशन है, 2 डेरिवेशन में से एक आता है, एग्जाम में अगर तुम्हारी चैप्टर होगा तो आएगा, एक्सिस या इक्वेटर, बराबर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस मच, फाइन, ठीक है। अभी जो है नेक्स्ट कंसेप्ट है, अभी सिर्फ कंसेप्ट वाइज है और एक गॉस लॉज है थियरम, ठीक है। चलो कंसेप्ट अभी आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको डिनोट करते हैं फाई। अच्छा अभी इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं, ये होता क्या है। अभी जैसे कोई चार्ज ले लिया, मैंने बोला जब चार्ज लेते हैं पॉइंट चार्ज, मालूम है ना चार्ज मोटा नहीं होता है, पॉइंट होता है, इच पॉइंट चार्ज लिया, बराबर है। चार्ज लोगे तो क्या होगा, फील्ड होगा कि नहीं होगा, हाँ। तो फील्ड मतलब क्या होता है, लाइन्स ऑफ फोर्स, फील्ड मतलब क्या होता है, लाइंस ऑफ फोर्स, और लाइंस ऑफ फोर्स का इंटेंसिटी कितना होता है, ई, मालूम है ना। अगर सपोज ये मैंने बोला कि लाइंस ऑफ फोर्स ये पर्टिकुलर एरिया से निकल रहा है, ठीक है, ये इतना सारा ई निकल रहा है इसमें से, सो ये क्या है, छोटा एरिया लिया मैंने, क्या लिया, ये एरिया। तो जब इसमें से निकलेगा तो कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर जाएगा ना, पॉइंट चार्जेस में से पूरा लाइंस ऑफ फोर्स कैसे जाएगा, परपेंडिकुलर, बराबर है। तो डेफिनेशन क्या बनता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ passing normally, passing through a small area is known as electric flux. वैसे मैग्नेट का भी होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, समझ में आया। तो इंड्यूस्ड होता है, बहुत सारा चीज है, कंसेप्ट वही सारा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ स्मॉल एरिया। लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा जाएगा सो अपना फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा, बराबर है, उसका बेनिफिट और अच्छा है। क्लियर हुआ। सो वी कैन से दैट फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा छोटा एरिया तो डी फाई लिखूंगी, डी फाई मतलब क्या हो गया, स्मॉल फ्लक्स इंटेंसिटी डॉट स्मॉल एरिया, समझ में है, इंटेंसिटी डॉट स्मॉल एरिया। लाइंस ऑफ फोर्स है ना, लाइंस ऑफ फोर्स मतलब क्या होता है, ई, और स्मॉल एरिया से बाहर निकल रहा है इसलिए ई डॉट डी एस। अगर मैं डॉट हटाऊं तो क्या आएगा, ई डी एस कॉस थीटा, डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, ई डी एस कॉस थीटा। इसको बोलते हैं स्मॉल फ्लक्स। अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालूंगी तो इसको लिखेंगे ऐसे, इंटीग्रेशन स्मॉल फ्लक्स, समझना। ये है टोटल, टोटल को मैथमेटिक्स में लिखते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तुमने समेशन पढ़ा है ना, और एडवांस में इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब होता है छोटा छोटा फ्लक्स को ऐड करके बड़ा फ्लक्स बनेगा। अगर इसमें ऐसा कुछ सर्कल दिखा ना तुम लोग को तो समझने का क्लोज्ड लूप के अंदर है, क्लोज्ड कंडक्टर, समझ में आया। इसके लिए सर्कल डालते हैं,
सर्कल का मतलब है कि वो कंडक्टर कैसा है, क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब अभी तुम लोग बोलोगे क्या होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक प्लेट है, कंडक्टर है या कोई भी शेप का है, बराबर है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मालूम है ना तुम लोग को, फ्री चार्जेस होते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर सपोज बहुत सारा चार्ज है, बहुत सारा चार्ज। सो अभी हर चार्ज है तो चार्ज का क्या होगा, लाइन्स ऑफ फोर्स होगा कि नहीं होगा। तो सबका लाइन्स ऑफ फोर्स निकलते जाएगा ऐसे ऐसे, बराबर है ना, लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेंगे। मैं एक छोटा एरिया ले रही हूँ, ये एरिया में से कितना फोर्स निकल रहा है, लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ना, बराबर है। तो ये फ्लक्स हो गया ये चार्ज की वजह से। वैसा ही दूसरे चार्ज की वजह से भी दूसरा फ्लक्स आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आया। तीसरे चार्ज की वजह से भी दूसरा फ्लक्स आएगा, तीसरा फ्लक्स आएगा। तो सोचो ये डी फाई, ये डी फाई, ये डी फाई, सबको टोटल करना पड़ेगा कि नहीं, तो टोटल फ्लक्स हो गया ना। आई बात समझ में। तो ये पूरा क्लोज है ना, इसके लिए सर्कल बनाया है। आई बात समझ में, ठीक है। हाँ, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अभी बताओ मुझे कंसेप्ट क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स मतलब मालूम है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। वो होता किस चीज का है, तुमने कभी ऐसा रखा है मैग्नेट, मैग्नेट पास में रखा है, अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है, मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है, कुछ फोर्स रखता है ना बीच में, कुछ तो है ना, वो लाइंस ऑफ फोर्स है। क्या है वो, मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है, चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है। आर यू गेटिंग इट। हाँ, तो जो इनविजिबल चीज होती है ना वो लाइंस ऑफ फोर्स है, जो दिखता नहीं है हमको, लेकिन हमको मालूम पड़ता है अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। आई बस समझ में, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ स्मॉल एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझा, अभी लिखो व्हाट, लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं, समझ में है ना। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग normally through a small area is known as electric flux, easy हो गया अभी, डेफिनेशन समझ में आया। फॉर्मूला लिखो, अभी फॉर्मूला क्या लिखेंगे, डी फाई है ना, डी फाई क्या है, ई डॉट डी एस। डी फाई मतलब क्या हो गया, स्मॉल फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एरिया, लिख लो ई डी एस कॉस थीटा। समझा, और ये सिंबल का मतलब समझ में आया भी है। अच्छा, मुझे अगर फाई लिखना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ई डॉट एस, बराबर है कि नहीं, टोटल एरिया। आर यू गेटिंग इट। यूनिट बना सकते हैं, यूनिट बोलो, यूनिट क्या होगा, ई का यूनिट याद है, इंटेंसिटी, फॉर्मूला याद है, एफ अपॉन क्यू। एफ अपॉन क्यू से क्या बनता है, ई का यूनिट न्यूटन पर कूलम, एरिया मीटर स्क्वायर, बन गया यूनिट। समझा, लिख लो। क्लियर हुआ। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसका और एक नाम है, इसको बोलते हैं TNEI, शॉर्ट फॉर्म। TNEI मतलब होता है टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक, हाँ इंटेंसिटी बोलो या इंडक्शन, इलेक्ट्रिक इंडक्शन। ये भी ध्यान में रहेगा कि नहीं रहेगा, TNEI। फ्लक्स को क्या बोलते हैं, TNEI। कभी कभी 12th में ये टर्म यूज हो सकता है, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। इसका भी मतलब वही है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ स्मॉल एरिया। समझा।
अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो गॉस थ्योरम समझेगा। स्टेट एंड प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 3 मार्क्स का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ, गॉस थ्योरम भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो इसको भी अभी इजी वे में हम लोग करते हैं। गॉस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। उसने फ्लक्स के ऊपर से ही पूरा एक्सप्लेन किया, बिकॉज इसका आगे एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, जो 12th में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन। अभी खाली गॉस लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। गॉस लॉ क्या बोलता है कि भाई एक कंडक्टर ले लो, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारा चार्जेस ले लो, ठीक है, बहुत सारी चार्जेस है, तो मैं एक चार्ज ले रही हूँ, बाद में हम लोग बहुत सारे चार्ज के लिए कर सकते हैं ना, टोटल एक चार्ज ले लिया Q, और क्या बोला अगर चार्ज है तो क्या होगा, लाइन्स ऑफ फोर्स होगा ना, तो ये हो गया लाइन्स ऑफ फोर्स, ऐसा लाइन्स ऑफ फोर्स बोल दिया। तो ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर एरिया से पास हो रहा है, हम लोग ऐसा दिखाएंगे, तो ये लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे जा रहा है ना, ऐसा ऐसा जाएगा, बराबर है कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा डायग्राम को मेसी नहीं बनाने का, तो इसलिए छोटा सा बनाया, समझ में आया। ये डायरेक्शन बोलो क्या आएगा, ई का, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, बराबर है कि नहीं। अपना ही फ्लक्स बन गया कि नहीं बन गया, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ स्मॉल एरिया। एरिया, ये एरिया है ना, इसका डायरेक्शन हो गया ये वाला ई डी एस, एंगल बन गया थीटा, ठीक है। तो अपना फ्लक्स का डेफिनेशन क्या था, डी फाई, याद है ना, डी फाई क्या था, ई डी एस कॉस थीटा, याद आया। तो गॉस क्या बोलता है, दैट गॉस थ्योरम सेज दैट ऐसा एक चार्ज है ना, तो टोटल चार्ज, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये गॉस लॉ है। गॉस लॉ क्या बोल रहा है, दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्जेस इनसाइड क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्जेस इनसाइड क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब बोलो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ये गॉस थ्योरम है। वन सेकेंड, व्हाट इज गॉस थ्योरम, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज इनसाइड क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज। समझ में आया। इसको ही हम दूसरा नाम भी पढ़ सकते हैं ना, TNEI भी पढ़ सकते हैं, मालूम है ना। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्जेस इनसाइड अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये है थियरम। अभी हमको प्रूव करना है। आई बात समझ में, तुम लोगों को ये डायग्राम समझ में आया बराबर से। अभी प्रूफ कर देंगे, 2-3 लाइन में खत्म हो जाएगा प्रूफ। कैसे खत्म हो जाएगा, चलो देखते हैं। अभी ये तुम लोगों को ये स्टेटमेंट समझ में आया ना, ये गॉस ने हमको स्टेटमेंट दिया। अब ये डायग्राम समझ आया तुम लोगों को, ठीक है। तो पहला मैं क्या लिखूंगी, डेफिनेशन लिखूंगी। किसका डेफिनेशन, फाई का। फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या बोलता है, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ये बोलता है ना, ये अपना डेफिनेशन बोल रहा है, बराबर है। तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया बोलो, कैसे लिखते हैं, इंटीग्रल सर्कल, इंटीग्रल और सर्कल डी फाई। यस और नो। अभी आगे बोलो स्टेप, क्या लिखूं मैं, फाई इंटीग्रल सर्कल डी फाई की जगह पे क्या लिखूं, ई डी एस कॉस थीटा। ये ठीक है। ई क्या होता है जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लक्स नहीं, फ्लक्स फाई होता है। ई क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/Q
क्यों? एक चार्ज की वजह से ना, और ये डिस्टेंस है r, q अपॉन r स्क्वायर। आई विल अंडरस्टूड नाउ। बचा क्या? ds, ये ठीक है। और कौन सा कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो जो चेंज नहीं होगा। हाँ, फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, चेंज नहीं होगा। और भी कुछ है जो चेंज नहीं होगा? चार्ज भी तो एक ही वाला लिया ना, वो चेंज नहीं होगा। तो क्या आर भी चेंज नहीं होगा? होगा, क्योंकि यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया तो चेंज हो जाएगा, बराबर। एरिया भी चेंज, आर भी चेंज, तो ये अंदर ही रहेगा। क्या बचा बोलो? ds cos theta अपॉन r स्क्वायर। हैव यू अंडरस्टूड नाउ? अगर तुम लोग को ध्यान में होगा तो मेजरमेंट चैप्टर में हमने एक चीज पढ़ा था, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है मैं बताती हूँ। अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक एप्पल ले लिया, ये एप्पल अपना सरफेस हो गया, ठीक है। एप्पल के अंदर है से चार्जेस, ठीक है। एप्पल को एक स्लाइस कट किया, बाहर निकालो ट्रायंगल शेप में, बराबर है। तो क्या एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? उसको सॉलिड एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? सॉलिड एंगल। सो 3 डायमेंशन में सॉलिड एंगल बोलते हैं। प्लेन रहेगा ना 2 डायमेंशन में, प्लेन एंगल, समझा? प्लेन एंगल कितना होता है? 2 पाई। सॉलिड एंगल 4 पाई होता है। आई बात समझ में? सॉलिड एंगल कितना होता है? 4 पाई। सॉलिड एंगल को डिनोट करते हैं डी ओमेगा। किसे डिनोट करते हैं? डी ओमेगा। डी ओमेगा बोलते हैं सॉलिड एंगल, समझ में आया? और अगर मैं इंटीग्रल डी ओमेगा लिखूं तो ये होता है वैल्यू 4 पाई। सॉलिड एंगल का एंगल कितना होता है? 4 पाई, समझा? अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी बोलो क्या लिखूं? फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू। इंटीग्रल क्या है? डी ओमेगा, बराबर है ना? ठीक है, अभी आगे बोलो इंटीग्रल डी ओमेगा कितना होता है? 4 पाई। तो अपने पास क्या बचा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू 4 पाई, 4 पाई 4 पाई, तो क्या बचा? 5 इज इक्वल टू क्यू अपॉन, यही थियरम था ना। ये एक चार्ज के लिए, वैसे मल्टीपल चार्जेस के लिए लेंगे तो टोटल चार्ज हम लोग लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, समझ में आया? ये हम लोग किसके लिए लिख सकते हैं? ये तुम लोग को ध्यान में आया कि नहीं आया? इधर देखो, समझा? अभी ये मैं अलग अलग चार्जेस के लिए लिख सकती हूँ ना। आई कैन राइट लाइक दिस, Q1 अपॉन एप्सिलॉन 0, Q2 अपॉन एप्सिलॉन 0, Q3 अपॉन एप्सिलॉन 0 एंड सो ऑन। मतलब क्या हो गया? टोटल चार्ज, ठीक है। टोटल चार्ज को कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? गॉस थ्योरम समझ में आया क्या? गॉस लॉ। सो गॉस लॉ क्या था, याद है? व्हाट इज गॉस लॉ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ चार्ज, हाँ, एनक्लोज्ड इन अ सरफेस। एनक्लोज्ड मालूम है ना, सरफेस के अंदर है। enclosed in a surface is equal to total charge upon epsilon 0। लिखो, स्टेटमेंट लिख लो। हाँ, गॉस थ्योरम, हाँ क्या बोलता है गॉस थ्योरम? इलेक्ट्रिक फ्लक्स या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोल सकते हैं, मालूम है ना इसको? हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स due to charge enclosed in a surface, electric flux due to charge enclosed, enclosed मतलब मालूम है ना, in a surface is equal to algebraic sum of charges या total charges is equal to total charges अपॉन या टू दी
एप्सिलॉन जीरो का साइन ही डाल दो, ठीक है, बस टू दी एप्सिलॉन जीरो का साइन। क्लियर? ये लॉ समझ में आया इतना? अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे? स्टेटमेंट हो गया, प्रूफ के लिए क्या करने का याद है? डायग्राम वगैरह बनाओ फटाफट। कोई भी इरेगुलर शेप का डायग्राम कंडक्टर बना देंगे हम लोग, जल्दी करो। डायग्राम बनाया? फिर अब इसके बाद में क्या करेंगे बोलो, क्या स्टेप्स है? हाँ, डेफिनेशन लिखेंगे ना पहले फाई का। बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके पैर के पीछे गया, हाँ, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा। क्या था डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद है कि नहीं? डी फाई, क्या है डी फाई? ई डी एस कॉस थीटा, ध्यान में आ रहा है? डी फाई ई डी एस कॉस थीटा, उसके बाद में क्या? हाँ, ई का वैल्यू डालने का है, डाल दो। चलो ई का वैल्यू डाल दो। क्या ई का वैल्यू? Q अपॉन आर स्क्वायर बराबर डी एस कॉस थीटा। फिर इसके बाद टोटल फ्लक्स बराबर है ना? टोटल फ्लक्स कैसे लिखेंगे? फाई इंटीग्रल डी फाई। आई बात समझ में? अब ये स्टेप्स क्लियर हो गया। कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, फटाफट लिखते जाओ। कांस्टेंट क्या क्या है? एप्सिलॉन जीरो क्यू बाहर आएगा, इंटीग्रल के अंदर क्या बचेगा? डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर है ना? हाँ, इसको क्या बोलते हैं मालूम है? सॉलिड एंगल। लिख लो। तुम्हारे कॉलेज में हो गया ना ये गॉस थ्योरम? ऐसे ही था कि कुछ अलग था? सीधा से फॉर्मूला लिख दिया। तो फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 है ना? ये क्या लिखेंगे? डी ओमेगा। सॉलिड एंगल क्या होता है? डी ओमेगा। इंटीग्रेशन डी ओमेगा का वैल्यू कितना है? 4 पाई। अभी सब समझ में आ रहा है? ओल्ड सिलेबस में ये 12th में था, इसको 11th में कर दिया। इसका एप्लीकेशन को 12th में रखा। Q इंटू 4 पाई, 4 पाई कैंसिल बराबर है। तो फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। क्लियर हो गया डेरिवेशन? अभी 2-3 कंसेप्ट है बस, थियरी खत्म, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। समझ में आया? पूरा डेरिवेशन समझ में आया पूरा कंप्लीटली? देखो तुम्हारे कॉलेज में ना पूरा चैप्टर नहीं करवाएंगे मुझे मालूम है, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 12th पॉइंट ऑफ व्यू भी और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी। ठीक है, फाइन। अच्छा, अभी नेक्स्ट वाला कंसेप्ट लिख लो। टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। चला मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। डेंसिटी वर्ड मतलब क्या होता है मालूम है? डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो फॉर्मूला हो गया। अदरवाइज डेंसिटी वर्ड मतलब क्या होता है? डेंस, सब चीज एकदम क्राउडेड रहेगा, बराबर है।
अभी जैसे एक रॉड ले लिया, इसके ऊपर चार्जेस है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे चार्जेस हो सकता है, जैसे कि ये प्लेट है, प्लेट में चार्जेस है, समझा। क्यूब है, क्यूब के अंदर चार्जेस है। क्लियर हुआ? 3 टाइप का है ना सरफेस। सो अब ये पूरा चार्जेस है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। अभी टाइप चाहिए ना, ये 3 ही टाइप हो सकता है। तो कैसा है, ये लेंथ वाइज है, हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये पहला टाइप हो गया हमारा। दूसरा क्या है, प्लेट है, एरिया, हम बोलते हैं सरफेस, क्या बोलते हैं इसको। तो दूसरा वाला हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा टाइप। तीसरा क्यूब है ना, मतलब वॉल्यूम। तीसरा वाला हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आई विल अंडरस्टैंड द मीनिंग। ये 3 टाइप है, ठीक है। अभी इसको डिनोट करते हैं, लीनियर को लैम्डा से डिनोट करते हैं, सरफेस को सिग्मा एंड वॉल्यूम को रो। लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन कौन सा टाइप है, लीनियर, लेंथ। फॉर्मूला समझा क्या इसका, बोलो। चार्ज अपॉन एरिया। तीसरा बोलो, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। समझा? ये तीनों फॉर्मूला हो गया। इसका यूनिट बताओ, चार्ज कूलम पर मीटर, इसका कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर क्यूब। समझा भी? डायमेंशन बोलो, सॉरी, चार्ज क्या होता है, आईटी, अरे हाँ आईटी, और एल माइनस 1, इसका आईटी, आईटी हो गया, तीनों टाइप। याद रहेगा, लिख लो ऐसे ही। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट, अभी सिर्फ छोटा छोटा कंसेप्ट ही है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला नहीं किया ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं किया, बराबर है ना। नेक्स्ट वाला लिखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, इसका मीनिंग क्या है। हाँ अभी तो ध्यान से सुनो, इसका मीनिंग ये क्या बोलता है कि सपोज एक चार्ज है Q1, पहले अंडरस्टैंड कर लो, इसमें बाय ऐड करने जैसा कुछ भी नहीं है। एक चार्ज है Q1 और वैसे ही 2-3 चार्जेस और भी है, से Q2, Q3, Q4, ठीक है। जब भी कुलम ने क्या बोला, जब भी 2 चार्ज रहेगा ना उसके अंदर फोर्स होने वाला है। इसमें फोर्स होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, बराबर है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि ये फोर्स, ये चार्ज के ऊपर कितने फोर्सेस है, तो हम लोग बहुत देखेंगे। अभी ये चार्ज का डिस्टेंस हो गया से R1, तो फोर्स का डायरेक्शन है ये, इसको क्या लिखेंगे, F1 2, बराबर है ना। चार्ज 1 और 2 के बीच का फोर्स है। अभी वैसे ही इसको भी लिख दिया, ये डिस्टेंस है R2 और इसका फोर्स है F1 3, वैसे इसका भी हो जाएगा, बराबर है। इसका फोर्स है F1 4, बराबर है। तो ये चार्ज के ऊपर देखो कितने सारे फोर्सेस है, समझ में आ रहा है।
सो आई कैन से दैट F1 मतलब ये चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो क्या है, वो चार्ज कौन सा फोर्स से ले रहा है, F1 इज व्हाट, F12 प्लस F13 प्लस F14 एंड सो ऑन। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। हैव यू अंडरस्टूड? अभी F12 का मैं फॉर्मूला बोलूँ तो क्या आता है, बोलो, कूलम्स लॉ है ना, क्या था वो, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर, बराबर है कि नहीं। डिस्टेंस ध्यान में रखने का, इसका क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, हाँ Q1 Q3 अपॉन R2 स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे लिखे जाएंगे। समझ में आया? ये सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, समझ में आया? तो तुम लोग चाहिए तो खाली ये डायग्राम बना लो और ये फॉर्मूला लिखो बस। इसमें से कोई तुम लोगों को क्वेश्चन थियरी नहीं आएगा, लेकिन मालूम होना चाहिए कि बहुत मल्टीपल चार्जेस है तो मल्टीपल फोर्सेस भी होगा, जिसको हमको ऐड करना पड़ेगा, बराबर है। हाँ अभी क्वेश्चन लिखो। सम्स अभी जो इंपॉर्टेंट है ना रिलेटेड टाइप वाला, वो तुम लोगों को मैं दे रही हूँ, फटाफट लिखते जाओ, क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड how many electrons are required to accumulate 1 coulomb of charge। ये क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए। अब इसमें से क्या क्या डेटा दिया है कुछ समझ में आ रहा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मतलब n निकालना है, accumulate on 1 coulomb of charge मतलब चार्ज कितना दिया है 1 coulomb, बराबर है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो अपना Q क्या होता है Ne, याद आया कि नहीं, ये कितना है 1 coulomb, ये नंबर चाहिए। E का वैल्यू कितना है 1. N क्या हो गया 1/1.6 इंटू 10⁻⁹। आर यू गेटिंग इट? तो क्या हो गया देयरफॉर नंबर कितना हुआ, कैसे करेंगे बोलो। अभी तुम लोगों को अगर इधर प्रॉब्लम -19, ठीक है, तो 1/1.6 और ये ऊपर चला जाएगा, क्लियर हुआ, 10⁻19 हो गया ना। ये डेसिमल हटा के ऊपर 0 ले सकते हैं, मालूम है कि नहीं मालूम है। अभी डिवाइड कर सकते हो ना 10/16 को, करके आंसर आ जाएगा। करो, समझा कि नहीं समझा, सॉल्व करो फटाफट जल्दी से। टेन अपॉन 16 कितना है भाई, 0 पॉइंट रहेगा। अरे डिवाइड करो ना 10/16, 5 वाई नहीं करने का, समझा कि नहीं समझा। हाँ तुम लोग अभी वो बच्चों के जैसा कैंसिल करना छोड़ दो, डिवाइड करो। न्यूमरेटर अंदर रहता है, डिनोमिनेटर बाहर रहता है, मालूम है कि नहीं मालूम है। तो पॉइंट एक 0 लगा दिया, 100, 16 का टेबल पढ़ो, 6 का कितना होता है 96, बराबर है। 1 0 आ जाएगा इसमें, 3 या 2 जा, बस हो गया। समझा कि नहीं समझा, हो गया आंसर। कभी भी अभी डेसिमल वाला ही सॉल्व करने का, समझ में आया ना। 2 जा 3 जा से कट करने के लिए मत बैठो, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका यूनिट नहीं रहेगा मालूम है ना, क्योंकि ये नंबर्स है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो, अ चार्ज
अ चार्ज ऑफ 5 कूलम, जल्दी लिखो। कोण आयडी नाही दिला, सगळ्यांनी दिले ना। A charge of 5 coulomb is kept at the center of sphere of radius 1 meter. What is the flux passing through sphere? ये क्वेश्चन हो गया। पेपर 2 का सम्स ना सब इजी है, थोड़ा फॉर्मूला याद रहेगा तो, और सबका नाम मालूम रहेगा तो। अभी बोलो मुझे क्या क्या दिया है, एक एक लाइन से डेटा लिखते जाओ। चार्ज ऑफ, क्या लिखूं बोलो इधर, क्यू। इतना तो समझ में आएगा ना। कहाँ लिख कर रखा है, सेंटर ऑफ स्फीयर, मतलब ये स्फीयर के अंदर में चार्ज रखा है कि नहीं रखा है, इधर समझ में आया कि नहीं आया। आगे बोलो, रेडियस 1 मीटर, बराबर है, ये रेडियस दिया है 1 मीटर। अभी आगे बोलो, क्या पूछा है, फ्लक्स फाइंड। क्या फॉर्मूला है फाई का, ईडीएस, जरूरी ईडीएस ही होना चाहिए, स्मॉल एरिया ने टोटल फ्लक्स है तो एरिया लिखे, बराबर है ना। तो फाई क्या होता है, ईडीएस लिखना तो चलेगा, कॉस थीटा। थीटा किसके बीच में एंगल है, याद है क्या, थीटा चार्ज और एरिया, एरिया और चार्ज, ये पॉइंट चार्ज है ना, सेम डायरेक्शन में एरिया और चार्ज रहेगा, मतलब थीटा का वैल्यू कितना है, 0। वैसे भी ध्यान में रखने का, थीटा नहीं दिया ना, उसका वैल्यू 0। कॉस 0 कितना होता है, 1। तो अपने पास फाई क्या हो गया, ईडीएस। अभी बोलो मुझे ई का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एरिया किसका लेंगे बोलो, स्फीयर। सरफेस एरिया क्या होता है मालूम है, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, अभी बोलो क्या करने का। अच्छा 4 पाई कैंसिल करेगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू मालूम है तुमको, तो मत कैंसिल करो, समझ में आया। तो इसका वैल्यू कितना पता है ना, 9, समझा। क्यू का वैल्यू कितना है, 5, आर का वैल्यू 1, 4 पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू, या तो ये आर स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, बराबर है ना, सेम डिस्टेंस पे है ना। अभी हो गया, समझ में आया क्या, करो। तुम लोग मल्टीप्लिकेशन भी अगर नहीं करेगा तो मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकती हूँ। 20 and 3.14, ये तुम लोग खाली मल्टीप्लाई करने का नंबर को। फाइव सिक्स फाइव इंटू 10⁻⁹ बराबर है। ये 5 है ना, तो यूनिट क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, बराबर। इसी को मालूम है ना, डेसिमल यहाँ पे डालोगे तो क्या आएगा, 5.65 है ना, 6/2, 10⁻², लेफ्ट में लेंगे तो क्या हो जाता है, प्लस, तो इंटू 10⁻² आएगा तो 11। समझा कि नहीं समझा। ये सब समझ करते जाओगे ना तभी ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो जाएगा, लेकिन तुम लोग खुद से सॉल्व नहीं करेगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी।
पेज नंबर सबके पास है ना, टेक्स्ट बुक सब जगह पे। पेज नंबर 206, 9th वाला करो। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? ई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले एक एक लाइन अंडरस्टैंड करके देखो। आगे क्या है? ड्यू टू चार्ज। स्टॉप यहाँ पे। चार्ज क्यू कितना? 8 पॉइंट बोला। आगे डिस्टेंस, मतलब आर ले लो, डिस्टेंस सेंटीमीटर। आगे बराबर है ना फ्रॉम? अभी ई निकालने है ना। क्या है फॉर्मूला? लगाओ, सॉल्व करो। आंसर भी पहले वाला सब मिस्टेक से है। एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ पे सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10⁻⁻², बराबर। तुम लोग को मालूम है ना सॉल्व कैसे करोगे? इसका वैल्यू कितना है? 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू माइनस माइनस में आंसर है ना, 8 इंटू 10⁻⁸ अपॉन आर 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। करो जल्दी से, फटाफट सॉल्व करो। -72 10⁻1 अपॉन 25 10⁻² कितना आएगा? -4, बराबर है ना। 72 और 25 को डिवाइड करो, जो भी आता है इंटू 10⁻² कितना हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा तो 5। देखो कितना आता है। अभी इस प्रॉपर डिवीजन करना, डेसिमल का कटपट में, डेसिमल में आंसर चाहिए मुझे, समझा ना। 72 न्यूमरेटर अंदर, डिनोमिनेटर बाहर। ये लास्ट का एक छोड़ के 2 का टेबल पड़ेगा 10 के आसपास। 10 ज्यादा होता है ना तो 9 आ जाएगा, बराबर है। 2.9 एक ही डेसिमल लिखा तो भी चलेगा। न्यूटन पर कूलम, समझ में आया ना? डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लिया तो भी बस हो गया, आगे जरूरत भी नहीं करने का। तुम लोग आंसर कितना दिया है? 8 ना, मतलब 9। समझ में आया? मैंने इसे अप्रोक्सीमेटली ले लिया। कैसे लिया मालूम पड़ा तुम लोगों को? ये देख, ये 10 था तो 22 होता तो 9 था, लेके छोड़ दिया। आए बस में तुम लोग मेडिसिन वगैरह सब लो, क्योंकि कोल्ड कफ सब जगह पे चल रहा है। और ठंडा प्लीज अवॉइड करो, गर्म पानी पियो। अभी थर्ड का फर्स्ट वाला कर लो बस, सिमिलर टाइप, ठीक है। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, डेटा लिखते जाओ फटाफट, क्या क्या दिया है। Two spheres
कितना अपार्ट है, मतलब डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर। आगे, हाँ, इक्वल नेगेटिव चार्ज, दोनों का इक्वल चार्ज है और नेगेटिव है। कितना नहीं दिया है, इक्वल नेगेटिव चार्ज, ये माइनस क्यू ये भी है, माइनस क्यू ये भी है, बराबर है ना। न्यूटन फोर्स दिया ना दोनों के बीच में, 6 इंटू 10⁻³ आगे, फाइंड द टोटल चार्ज बोथ स्फीयर। तुम लोग को टोटल चार्ज बोला माने में ना, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बोलो, 2q, यस और नो। ये वाला q है, ये भी q है, तो कितना हो गया 2q, समझा। -2q भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये निकालने का है तो पहले q तो निकालना पड़ेगा ना अपने को। बोलो मुझे किस आएगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F 1/Q1 Q2 ना, Q1 क्या है, -q, तो Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, Q1 Q2 मतलब सेम है ना चार्ज, तभी निकालो। F का वैल्यू है 6 इंटू 10⁻³ और इसका वैल्यू तुम लोग को मालूम है 9 इंटू 10⁹। Q स्क्वायर का वैल्यू नहीं मालूम है तो इसको ऐसे ही रखने का। लेकिन अभी और एक चीज है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। किधर किधर है, अच्छा ये -8 है, अच्छा। अरे किसी अभी ओल्ड और न्यू जरा देख लो, जिसका नया है ना वो करेक्शन वाला है, तो क्या -3, हाँ जिसका न्यू बुक है ना वो करेक्शन वाला है, ध्यान में रखना, क्योंकि पहले बहुत सारा मिस्टेक्स था पहले वाले बुक में, ठीक है। और R स्क्वायर मतलब कितना हो गया बोलो, 18 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। तो Q स्क्वायर बाकी सब उधर लेके जाओ, 6 इंटू 10⁻³ इंटू ये वाला ऊपर जाएगा ना और वो वाला नीचे आएगा, 18 इंटू 10⁻² कितना हो जाएगा, -4, बराबर है कि नहीं। कैलकुलेशन भी समझ में आ रहा है तुम लोगों को। बराबर, अभी क्या करोगे, 9 2 बराबर। और एक चीज कर सकते हैं ना यहाँ पे, अभी देखिए इसको ऐसे लिख लो, पहले मल्टीप्लाई मत करो पूरा, मैं क्यों बता रही हूँ मालूम है, ये Q स्क्वायर के लिए या तो मल्टीप्लाई किया तो अप्रोक्सीमेट लेना पड़ेगा, बट एनीवेज ठीक है जैसा भी ले लो। ये कितना है 36 10⁻² कितना हो गया, -7 -9। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी बोलो ये कितना हो गया, -16। क्यों निकालना है मुझे, 10⁻16 का कितना हो जाएगा, -8। स्क्वायर रूट मालूम है ना कि नहीं मालूम है, पता है कि नहीं पता है। 36 का 6, इसलिए मैंने बोला नहीं रखते, ठीक है। और 6 का हम लोग क्या लिखेंगे, √6। समझा मैंने क्या किया है, 6 का स्क्वायर रूट √6, 36 का 6, 7 और ये 16 का -16 का माइनस। मालूम है कैसे आता है, जिसको नहीं मालूम है उसके लिए बता रही हूँ मैं। सी 10⁻16 है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे, 10⁻8 का स्क्वायर। आई बात समझ में। तो अभी √6 का वैल्यू कितना होता है, √6 निकालते हैं ना, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, इसके बीच में आ गया ना 2.5 के आसपास।
ये इसकी ज़्यादा क्लोज में है ना, 2.5 के आसपास ले सकते हैं ना ये नंबर, बीच का नंबर 6 है ना, 4 और 9 के बीच में ही आता है, तो अप्रॉक्सीमेट लेना है तो 2.5 ले लिया मैंने इसका, इंटू 6 इंटू 10⁻⁻8। तो समझा मैंने क्या किया इधर, अप्रॉक्सीमेट लिया मैंने। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है, 33 6 12 3 18 आया, बराबर है ना, इंटू 10⁻⁸। ये चार्ज मिला मुझे 2Q, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 36, मतलब 36 अप्रॉक्सीमेट नंबर। आंसर क्या मिला है 9 ना, 3 के आसपास आया ना, क्योंकि मैंने अप्रॉक्सीमेट लिया ना ये वाला, √6 किसका 3 नहीं, क्या लिखे, कितना आएगा 30 ना, 3 सॉरी 15 आएगा, हाँ ये 15 आता है ना, 15 आएगा, तो 15 3 के आसपास आया ना आंसर, बराबर आएगा। ऊपर से गया, क्या किया है ऊपर से गया, कौन सा पार्ट नहीं समझा है, चल अब ये तो मैंने कैलकुलेशन का इजी वे बता दिया तुम लोगों को। ये जरा कॉम्प्लिकेट लग रहा है क्या, अरे बाप रे, ये सिंपल ही था, तुम्हारा कैलकुलेशन बच जाता था, बट जाने दो, एक काम करो मल्टीप्लाई करो, चलो करके लिखो, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखो। तुम लोग को अच्छा बाकी है ना सॉल्व करना, हाँ पूरा लिख लो, तुम लोग नॉर्मल वे में सॉल्व कर लो चलेगा, बाद में ना वो शॉर्टकट थोड़ा सा इजी हो जाता है आंसर निकालने के लिए। ये कितना आया इंटू 10⁻⁻16, बराबर है ना, तो Q कितना मिलेगा बोलो, √216, और ये बाहर आएगा, अब इसका स्क्वायर रूट निकालने का है। स्क्वायर रूट के लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड में जाओ, अप्रॉक्सीमेट वाला मेथड जरा अंडरस्टैंड करो। हाँ अप्रॉक्सीमेट वाला लो, 216 ना, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, बराबर अपना नंबर कौन सा है 216, ठीक है, तो इसका अप्रोक्सीमेटली बीच का नंबर ले लेते हैं, तो ये क्या है 14.5, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अप्रोक्सीमेट लिया मैंने, आर यू गेटिंग इट, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 14.5 इंटू 10⁻⁻8, समझ में आया, कूलम। अपने को क्या निकालने का था, टोटल चार्ज, मिल रहा है क्या इधर, टोटल चार्ज क्या होता है 2 टाइम्स ना, आई बस अंदर, तो 2Q मतलब 2 इंटू 14.5 इंटू कितना आ गया, हाँ तो क्योंकि हम लोग ने जो है अप्रोक्सीमेट 14.5 थोड़ा और इधर मिडल नंबर नहीं है ना, क्योंकि देखिए ये दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है ना, तो एक्चुअली मिडल नंबर नहीं लेना चाहिए था, ये लेना चाहिए था मे बी 7 और 8, क्यों मालूम है ना, देख इससे नंबर बहुत दूर है ना, ये इसके पास में है, ऐसा चेक करते हैं। अब ये दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना आता है, कितना 9, और इसका डिफरेंस देखें तो कितना आता है, ज्यादा है ना, तो मतलब आधे से बाहर की तरफ आना चाहिए ना, ज्यादा की तरफ आना चाहिए था, मतलब 14.7 या 14.8 लेना चाहिए था। अभी सपोज मैंने 14.7 लिया भी, तो 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 14 कितना हो गया 29, बराबर है कि नहीं, इतना आया मुझे, तुम लोग आंसर पे कितना दिया है, हाँ तो आया ना इतना परफेक्ट, समझ में आया। 10 टू द पावर तुम चेंज कर सकते हो ना, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 10 टू द पावर चेंज करना है 2.94, 10⁻², लेफ्ट में लिया ना तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब -8 + 1, 10⁻⁻7, ये आंसर है, ये आंसर दिया है। पावर कितना दिया है
किसका कितना दिया है? जूना बुक है, नया बुक? ठीक है, मैंने बोला ना आंसर कई। तुम लोग का पहले कैलकुलेशन क्लियर होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया है?